वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। तो आज हम बेसिकली ये करने जा रहे हैं, मैं आपको बतलाने जा रहा हूँ हाउ टू टैकल जेके बैंक एग्ज़ाम, हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, है ना। मैं बिल्कुल इसका माइक्रो एनालिसिस करूँगा, है ना, ताकि चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल ही क्रिस्टल क्लियर हो जाए। हम करने क्या जा रहे हैं, पहले वो लिखते हैं, हाउ टू प्रिपेयर फॉर जेके बैंक। जब मैं जेके बैंक की बात कर रहा हूं तो मैं पीओ की बात कर रहा हूं और क्लर्क की भी बात कर रहा हूं, दोनों की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो हम पहले बात करते हैं प्रीलिम्स की, और जब मैं प्रीलिम्स को डिस्कस करूंगा तभी हम लोग साथ साथ में मेंस भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए, जैसा कि आप लोगों को मालूम है, प्रीलिम्स में जो सेक्शन है, 3 सेक्शन है। एक तो हमारा क्या है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, एक है हमारा रीजनिंग, और एक है हमारा इंग्लिश। अगर मैं यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करूँ, मार्क्स की बात करूँ और अलॉटेड टाइम की बात करूँ, तो आपकी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में 35 क्वेश्चन, 35 मार्क्स और 20 मिनट। अगर मैं रीजनिंग की बात करूँ, सेम थिंग विथ रीजनिंग। और अगर मैं इंग्लिश की बात करूं तो टोटल हमारा हो गया 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स और क्या 60 मिनट, ठीक है। प्रीलिम्स आपके क्लर्क और पीओ दोनों का बिल्कुल सेम ही है। अभी देखिए, प्रीलिम्स ये जो क्लर्क है ना, जो क्लर्क का पेपर है, उसमें सिर्फ एक ही एग्ज़ाम होना है, जिसमें कि जो कि पैटर्न हमारा ये रहेगा, बेस्ड अपॉन योर परफॉर्मेंस इन दिस सेक्शन आपकी जॉब लगेगी। जबकि पीओ के केस में क्या है, इट इज़ जस्ट प्रीलिम्स, ये क्वालिफाइंग इन नेचर है। आपकी जो रैंकिंग या फिर जो भी आपको क्या कहते हैं, जो जॉब लगने की जो चांसेस हैं, वो आपके मेंस के स्कोर से डिसाइड होगा, ना कि प्रीलिम्स के स्कोर से। इट इज़ जस्ट क्वालिफाइंग, ठीक है। तो फॉर पीओ पर्पस ये आपका जो है प्रीलिम्स, ये क्वालिफाइंग है, और मेंस के आधार, मेंस प्लस इंटरव्यू, है ना, प्लस इंटरव्यू, उसके आधार पे आपकी वो मेरिट लिस्ट बनेगी, फिर आपकी जो है वो वहाँ पे जॉब लगेगी, ठीक है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, बैंकिंग सेक्शन में प्रीलिम्स निकालना ही मेन चैलेंजिंग टास्क होता है। वो क्यों होता है, आप देख रहे हो ना, 100 क्वेश्चन 60 मिनट। जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे तो जो समय की जो वो है ना, वो टिक 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 यूँ इतनी स्पीड से भागेगी कि आपका जो है ना, वो बिल्कुल आप बहुत ही ज़्यादा एंशियस हो जाते हो, स्ट्रेस में आ जाते हो। तो इट्स ऑल अबाउट टाइम, सारा कुछ टाइम का मैनेजमेंट ही है। अगर आपने टाइम मैनेजमेंट सीख ली, देन आप आराम से जो क्रैक कर लोगे। लेकिन अगर आप टाइम मैनेजमेंट सही से नहीं कर पाए तो फिर दिक्कत है। देखो, प्रीलिम्स निकालना इसलिए टफ है क्योंकि यहाँ पे टाइम बहुत ही कम रहता है, और मेंस में क्या आपको एनफ टाइम दिया रहता है ना। मेंस में क्या है, अगर आप क्या कहते हैं, आप देखो ना, मेंस में क्या है, अगर आपको नॉलेज है, ठीक है, तो आप उसको खींच लोगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे टाइम रहता है, टाइम सफिशिएंट टाइम रहता है। बट यहाँ पे टाइम की बहुत ही ज़्यादा क्या है, किल्लत है। तो मेरे हिसाब से प्रीलिम्स निकालना ज़्यादा कठिन है कंपेयर टू व्हाट मेंस। रीज़न बिहाइंड इट कि यहाँ पे टाइम क्या होता है, बहुत ही कम होता है, और घड़ी की जो आपका जो क्लॉक, जो वहाँ पे टाइमर जो लगा होता है ना, वो इतनी फास्ट से भागता है कि वो आपको स्ट्रेस में ला देता है। तो टाइम कम होने की वजह से प्रीलिम्स निकालना ज़्यादा टफ है। तो आप लोग
टाइम मैनेजमेंट का खास ख्याल रखें। ये हमारा हो गया। अब बात करते हैं, तो मैंने क्या बोला, पहले हम अपने प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी बनाएंगे, और जब मैं प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी बता रहा हूँगा तभी मैं आपको डिस्कस कर दूंगा कि मेंस में क्या क्या होना चाहिए। तो अलॉन्ग विथ जब मैं एक चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ तभी मैं मेंस के लिए भी स्ट्रेटजी बना दूंगा। ठीक, तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं क्वांटिटेटिव एबिलिटी से। क्वांटिटेटिव एबिलिटी से मैं स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले मैं बात कर दूँ बुक्स की। बुक्स आपके पास कौन कौन से होने चाहिए। पहला बुक जो आपके पास होना चाहिए वो ये है बीएससी पब्लिकेशन। बीएससी पब्लिकेशन पीओ प्रीवियस ईयर। पीओ प्रीवियस ईयर। पीओ प्रीवियस ईयर। देखिए ऐसे तो प्रीवियस ईयर के बहुत सारे पब्लिकेशन की बुक्स आती हैं, लेकिन मैं प्रेफर करूंगा बीएससी पब्लिकेशन की, क्योंकि इसमें गलतियां थोड़ी कम रहती है कंपेयर टू अदर्स, लाइक अरिहंत वगैरह में ना, उसमें गलतियां बहुत ज़्यादा रहती हैं। तो दैट्स व्हाई आई प्रेफर बीएससी पब्लिकेशन पीओ प्रीवियस ईयर। दूसरी जो किताब आपको रखनी है वो रखनी है बीएससी पब्लिकेशन की ही, बीएससी पब्लिकेशन की ही। इस बार आपको लेनी है क्लर्क की, क्लर्क प्रीवियस ईयर, क्लर्क प्रीवियस ईयर। लेकिन ये ऑप्शनल है, अगर आपने ये ले लिया है तो ये लेने की, अगर आप ले लेते तो अच्छी बात है। जिनको फिनेंशियल इशू है वो, अगर आपने ये ले लिया तो इसको आप अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने इसको, अगर आप खरीद सकते हैं तो खरीद लो, कोई वो नहीं है ना, ये आपको हेल्प ही करेगा। जो तीसरी बुक है वो आपको लेनी है, ये आती है आपकी किरण की, यहाँ किरण पीओ चैप्टर वाइज। किरण पीओ चैप्टर वाइज मैथ्स। किरण पीओ चैप्टर वाइज मैथ्स। और चौथी जो आपको बुक लेनी है वो लेनी है किरण एसएससी चैप्टर वाइज, एसएससी चैप्टर वाइज मैथ्स। ठीक है, ये सेकेंड ऑप्शनल है, लेकिन आप बाकी ये फर्स्ट थर्ड फोर्थ ये आप बिल्कुल खरीद ही लें, इसमें कोई वो नहीं है। और एक बुक आप और ले लें जिसको हम बोलते हैं क्वांटम कैट। क्वांटम कैट बाई सर्वेश कुमार वर्मा। क्वांटम कैट बाई सर्वेश कुमार वर्मा। ये 4 बुक आप रख लें, है ना। मैं समझता हूँ ये चारों बुक ये काफ़ी अहम रोल प्ले करेगा, है ना, आपके एग्जामिनेशन को निकालने में। तो ये मैं ये कह सकता हूँ कि सेकेंड और फिफ्थ ऑप्शनल है ना। देखो बुक तो बहुत ही बेहतरीन, ये बहुत ही बेहतरीन बुक है, लाजवाब किताब है ये, है ना। लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि उनके लेवल से तो आगे की बातें हो जाती हैं, है ना, तो दे स्टार्ट फीलिंग, है ना, उनको थोड़ा वो और सा लगने लगता है, तो उनको लगता है कि ये चीज़ें बहुत टफ हो रही हैं, देन दे कैन स्किप। तो फर्स्ट थर्ड फोर्थ ये तो क्या है, मैंडेटरी है, इसेंशियल है। बाकी सेकेंड एंड फिफ्थ क्या ऑप्शनल है, आप खरीद लो तो अच्छी बात है, और अगर नहीं भी है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस ये 3 किताब तो ज़रूरी है होना, ठीक है। आप इससे परेशान मत हो कि एसएससी का मैंने यहाँ पे क्यों दे रखा है। जब आप बुक देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्यों बोल रहा हूँ ये किताबें ज़रूरी होनी है ना। और ये क्या कहते हैं, इसमें मैं कोशिश करूँगा इसकी और इसकी, इन तीनों की पीडीएफ लिंक मैं आपको दे दूं। आप पीडीएफ चाहो तो डाउनलोड कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैं कोशिश करूंगा कि इनकी लिंक दे दी जाए ताकि आप उसको डाउनलोड कर सको, ठीक है। तो रिगार्डिंग ये बुक्स हो गए हमारे मैथ्स के। अब यहीं पे पैरेलल मैं आपको ये बता दूं, है ना, साथ ही साथ मैं आपको ये बताता चलूँ कि अगर आपने मॉक्स लगाना है तो कौन सा मॉक्स लगाना है। मैं डिटेल में जब मैं मॉक्स के बारे में डिटेल में बात करूँगा कभी फ़िलहाल, है ना, फ़िलहाल सिर्फ हम बात करते हैं कि हमें कौन कौन सा मॉक मार्केट में अवेलेबल है और क्या आपको लगाना चाहिए। देखिए मार्केट में बहुत सारा मॉक अवेलेबल है, लेकिन मैं जो प्रेफर करूँगा
मैं प्रेफर करूँगा प्रैक्टिस मॉक, ठीक है, प्रैक्टिस मॉक। दूसरा ओली बोर्ड, ये इन दोनों की जो क्वालिटी है वो बहुत ही बेहतरीन है, ठीक है। हो सकता है जब आप इनके मॉक्स को लगा रहे हो तो आप परेशान से हो जाएं, लेकिन परेशान नहीं होना है, ये मॉक लगाना बहुत ज़रूरी है ना। इनकी जो मॉक्स होते हैं वो क्वालिटी के होते हैं। तीसरा जो एवरेज लेवल का होता है वो आप लगा लो, टेक्स्ट बुक, ये 3 है ना, तो ये दोनों काफ़ी अच्छे क्वालिटीज़ होते हैं। ये आपका है एवरेज है, तो अगर आपको ये बहुत ही ज़्यादा टफ लग रहा है ना, तो ये लगा लो। लेकिन मेरी सजेशन यही रहेगी कि इन दो में से कोई एक तो आपको लगाना ही चाहिए। प्रैक्टिस मॉक, ओली बोर्ड, टेक्स्ट बुक, इसका लेवल एवरेज और इन दोनों का लेवल काफ़ी अच्छा होता है। ये हो गया। आपको मैं सिर्फ यहाँ पे ये बोलना चाहूँगा कि एक वीक में स्टार्टिंग में एटलीस्ट 1 से 2 मॉक दें, 1 से 2 मॉक दें, ज़्यादा मॉक मत दें स्टार्टिंग में। और ये मॉक वही लोग दें जो पहले से प्रिपरेशन कर रखे हैं। जिन लोगों ने प्रिपरेशन स्टार्ट करी ही है वो मॉक वगैरह भी मत दें, पहले आप उस लेवल पे पहुंच जाएं कि आप मॉक देने लायक बन जाओ। लेकिन जो लोग पहले से प्रैक्टिस करते आ रहे हैं और अपने आप को सिर्फ इम्प्रूव करना चाह रहे हैं, मैं उनके लिए बोल रहा हूँ, आप स्टार्टिंग में 1-2 मॉक लगाना स्टार्ट करो, है ना, ठीक है। 1-2 मॉक दो और उसका डीप एनालिसिस करो। डीप एनालिसिस बहुत ज़रूरी है। कहने का मतलब ये है कि आपने इन 2 मॉक में जो गलतियां करी हैं वो आगे के मॉक में वही गलती आपको रिपीट नहीं करनी है। तो स्टार्टिंग में 1-2 मॉक ही देना है, फिर है ना उसका डीप एनालिसिस करते हुए चलना है। और जब आपको लगेगा कि नहीं अब सब कुछ अच्छा है, देन इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉक्स, ठीक है। तो ये मॉक्स के बारे में हो गया। अब चलते हैं इसके ऊपर कि हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। देखिए, मैथ्स में सबसे पहले जिस टॉपिक को आपने हिट करना है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, यहाँ पे 5 क्वेश्चंस आएंगे और इन 5 क्वेश्चंस को 1 मिनट में आपने करना है। ध्यान रहे, अगर 5 क्वेश्चन है तो 1 मिनट, अगर आप 5 क्वेश्चन है तो 1 मिनट सफिशिएंट टाइम है ना। 1 मिनट से ज़्यादा आप ना लें। अब रही बात कि इस टॉपिक को आप कैसे कवर करोगे, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे मैंने बहुत ही बेहतरीन वीडियो बना रखी है, आप वहाँ से देख लें, आपका कॉन्फिडेंस जग जाएगा और आपको ऐसा फील होने लगेगा कि ये वाकई में 5 क्वेश्चन जो है 1 मिनट में किए जा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। दूसरा जो आपने हिट करना है वो करना है जो कि मैंने भी स्टार्ट किया है, सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रॉक्सीमेशन। इसमें आपके 5 to 10 क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, 5 to 10 क्वेश्चंस आएंगे और इस पे जो आपका जो टाइमिंग देना है वो 4 से 5 मिनट, उससे ज़्यादा नहीं, 4 से 5 मिनट, ठीक है, फाइन। अगेन ये आप करोगे कहाँ से, सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रॉक्सीमेशन, ये मेरी जिम्मेवारी है। मैं बहुत ही जल्द इस टॉपिक को मैं कंप्लीट करा दूंगा। देखो, मैंने जानबूझ के उन टॉपिक्स को पहले टारगेट किया है जिसमें पढ़ना कम है और मार्क्स ज़्यादा आते हैं। तो ये क्या आपका 15 मार्क्स तो आपका यहीं पे कवर हो जाएगा, ठीक है। तो सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रॉक्सीमेशन में अगर 10 क्वेश्चन आते हैं तो मैक्सिमम जो आपको 5 मिनट में से कवर कर देना है, ठीक है। तीसरा जो है नंबर सीरीज़, क्या मेरा नंबर सीरीज़, इसमें रख लो 5 क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन में जो आपको टाइमिंग देना है 2.5 मिनट रख लो, उससे ऊपर नहीं, ठीक है। अगेन नंबर सीरीज एक ऐसा टॉपिक है जिस पे आप जितनी प्रैक्टिस करो आप में उतनी इम्प्रूवमेंट आएगी। देखो होता है क्या ना, 5 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन तो आप होता है कि ऑलमोस्ट सभी लोग निकाल लेते हैं, लेकिन बाकी 2 क्वेश्चन में ना आपकी जान निकल जानी है, हो सकता है कि आपसे निकले ही ना। तो लेकिन कहने का मतलब ये है
कि नंबर सीरीज अगर 5 क्वेश्चन है तो आपसे आप 2.5 मिनट से ज़्यादा दे ही नहीं सकते। अगर आपने 2.5 मिनट से ज़्यादा इसमें वेस्ट कर दिया, समझ लो कि आप प्रॉब्लम में पड़ जाओगे। तो आप सपोज आपने 3 क्वेश्चन कर लिया लेकिन 2 क्वेश्चन आपसे हो ही नहीं रहा है, तो इस बात का ख्याल रखना कि 2.5 मिनट से ज़्यादा में इस पर टाइम देना ही नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। दूसरी बात, नंबर सीरीज के लिए मैं आपको क्या बोलूँगा, आप डेली कम से कम 10 से 15 नंबर सीरीज लगाइए, क्योंकि आप जितना लगाएंगे एग्ज़ाम में आप उतनी ही जल्दी पैटर्न को पकड़ पाइएगा। इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। नंबर सीरीज दुनिया में ऐसा कोई मास्टर नहीं है जो आपको इसमें परफेक्ट बना सकता है ना। मैं सिर्फ आपको गाइड करूँगा, है ना, कि सपोज करो मैं इस पर मैंने आपको 200-300 क्वेश्चन मैंने इस पर करा दिए, लेकिन जब तक आप इस पर इंटेंस प्रैक्टिस नहीं करोगे, इसमें आपकी वो है ना, क्या कहते हैं, आपको एग्जाम में पैटर्न पकड़ने में क्या होगी, दिक्कत आएगी। तो यहाँ पे आपका जो मॉक मैंने बताया ना, वो हेल्प करेगा, क्योंकि वो मॉक में भी काफ़ी टफ सीरीज देते हैं, वो इतना आसान नहीं देते कि आप उसको पकड़ लोगे इजीली। तो जब आप मॉक्स दोगे और जब मेरे वीडियोस देखोगे, है ना, हालांकि मैं अपने वीडियोस में सब टाइप की जो सीरीज़ है वो मैं कवर करवा दूंगा, लेकिन इस पर इंटेंस प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। आप दिन के कम से कम 10 से 15 नंबर सीरीज ज़रूर लगाएं, तभी जाके आप एग्ज़ाम में कम से कम टाइम में पैटर्न्स को पकड़ पाइएगा, ठीक है। तो ये कितना हो गया हमारा, ये हो गया मेरा 5, 15, 15, 5, 20 क्वेश्चन हमारे हो गए, ठीक है। अब फोर्थ जो आपको है वो है DI। क्या हमारा DI, देखिए प्रीलिम्स में DI क्या है, प्रीलिम्स में DI इजी लेवल के आते हैं, कोई बहुत टफ नहीं आता है। और क्लर्क का जो पेपर होगा उसमें तो निहायत ही बहुत ईजी आएगा, PO में थोड़ा अच्छा आता है। और अगर ज़्यादा से ज़्यादा उनको टफ करना हो प्रीलिम्स के DI को, तो वो केसलेट DI पूछ देंगे। तो DI बहुत टाइप के होते हैं, जो लोग तैयारी कर रहे होंगे उनको मालूम होगा। ऐसे मैं आपको बता दूं, जैसे आपको हो गया बबल DI, फनल DI, है ना, आपका क्या कहते हैं लॉजिकल बेस्ड DI, है ना, फिर आपका अर्थमेटिक बेस्ड DI, बहुत फिर हो गया केसलेट DI, बहुत सारे टाइप के DIs होते हैं, ठीक है। तो प्रीलिम्स में जो है आपके DI जो होते हैं वो सिंपल होते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर वो टफ करना चाहे तो केसलेट DI पे जा सकता है, ठीक है। तो लेकिन मेरी आपको ये राय रहेगी, जब आप प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हो तो आप मेंस को टारगेट करते हुए आपको तैयारी करनी है ना, क्योंकि अगर आपने मेंस की तैयारी कर रखी है तो प्रीलिम्स अपने आप हो जाएगा। तो DI जो है प्रीलिम्स में 1 या 2 DI आता है ना, लेकिन आपको DI की जो प्रिपरेशन करनी है वो मेंस लेवल की करनी तो सारे मेंस लेवल की है, लेकिन DI जो है प्रीलिम्स में वो थोड़ा इजी आता है, लेकिन मेंस में क्या है, मेंस में DI आपको रुला देगा, है ना। तो DI जो है आपको जो है टाइप बाय टाइप वो मैं करवा दूंगा, लेकिन फिर भी DI जो है उस पर आपको स्पेशल अटेंशन पे करना है मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। प्रीलिम्स में तो आपका काम चल जाएगा, लेकिन मेंस में काम नहीं चलेगा अगर आपकी बहुत अच्छी पकड़ DI पे नहीं है तो, ठीक है। तो अगर मैं क्वांटिटिव एबिलिटी की बात करूं तो प्रीलिम्स और मेंस में कुछ फ़र्क नहीं है। मेंस में सिर्फ आपका एक ऐड हो जाता है, क्या, DI एडवांस लेवल की वो पूछना स्टार्ट कर देते हैं। तो DI का आप खास ख्याल रखना। अच्छा, DI पे अगर आपका है ना, आपका कितना हमारा ये हो गया, हमारा टाइम कितना हो गया मेरा, 1, 5, 1, 6, 8:30, ये हो गया मेरा 8:30 मिनट हो गया, और हम पहुंच गए 5, 10, 15, 15, 5, 20 क्वेश्चन, ये हो गया, ठीक है। इस पर मैं आऊँगा, है ना। नेक्स्ट जो आपका है मिसलेनियस टॉपिक, क्या हमारा मिसलेनियस टॉपिक, जिसमें आपका क्या आ गया, अर्थमेटिक आ गया, क्या आ गया, अर्थमेटिक, है ना, लाइक परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट, टाइम स्पीड डिस्टेंस, बोट्स एंड स्ट्रीम, है ना, ट्रेन्स, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम्स, ये सब, ठीक है। और ये प्रोबेबिलिटी, परमुटेशन, कम्बिनेशन, ये सब टॉपिक्स आ गए उसमें। देखिए आपने 8.5 मिनट दे रखा है। अब इन दो सेक्शन पे आपके पास टाइम कितना बाकी है, 11.5 मिनट, ठीक है। अभी देखो, जिसका ये पार्ट स्ट्रांग है अर्थमेटिक, क्योंकि अर्थमेटिक के जो क्वेश्चंस होते हैं एटलीस्ट प्रीलिम्स लेवल पे
वो बहुत ईजी होते हैं। तो ये आप बहुत कम टाइम में क्वेश्चन क्या करते हो, ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो सकता है DI कैलकुलेटिव हो और वो टाइम कंज्यूमिंग हो, लेकिन अर्थमेटिक का क्वेश्चन उतना वो टाइम कंज्यूमिंग नहीं होता, स्पेशली इन प्रीलिम्स में। तो अगर यहाँ पे सपोज करो, अगर यहाँ पे मैं मान के चलता हूँ कि अगर यहाँ पे वो आ गए आपके 7 क्वेश्चन आ गए, कितने आ गए, 7 से 10 क्वेश्चन आ गए, मान लो कि 7 से 10 क्वेश्चन आ गए, है ना। मैं मान के चल रहा हूँ कि DI का एक क्वेश्चन आया है 5, DI मतलब क्या जब आता है तो वो सेट आता है, वो 5 क्वेश्चन का एक सेट होता है। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि DI कितने का है, 5 क्वेश्चन का है, और यहाँ से कितने आपके आ गए, 10 क्वेश्चन आ गए आपके अर्थमेटिक से, ठीक है। समटाइम्स DI वो 2 पूछ देते हैं, आपका यही आपका 5 क्वेश्चन रहता है। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि DI 1 है और मिसलेनियस कितना है, 10 है। तो इस 10 क्वेश्चन को ना आप बड़े आराम से 6 मिनट में कर सकते हो, 6 मिनट में, 6 से 7 मिनट में कोशिश करना है आपको कि इस मिसलेनियस टॉपिक को 6 to 7 मिनट में कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। इस मिसलेनियस टॉपिक को 6 से 7 मिनट में कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। तो हो गया कितना, 8:30 और 7, कितना हो गया मेरा, 15:30। अब जो 4 से 5 मिनट का जो टाइम बचता है वो आप DI पे लगा दो, और अगर सपोज को 5 क्वेश्चन नहीं आया तो आप 3 मिनट में कर लो, तो बाकी टाइम आप DI पे दे दो। तो ये हो गया आपका मैथ्स में किस किस टॉपिक पे कौन कितनी टाइमिंग देनी है। और जब मैं क्वेश्चंस कराऊंगा, सपोज को मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने करवाया, तो आपने देखा होगा थंबनेल में ही मैंने बता दिया है कि 5 क्वेश्चन 1 मिनट। सिमिलरली मैं जिस टॉपिक को मैं कराता जाऊंगा, मैं स्टार्टिंग में ही ये चीज़ मैं वहाँ भी बताऊंगा कि अच्छा हमने पढ़ रहे हैं सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रॉक्सीमेशन, इसके 10 क्वेश्चन है 4 से 5 मिनट, और मैं आपको करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो ये हमारी बिल्कुल ही माइक्रो एनालिसिस है रिगार्डिंग व्हाट, रिगार्डिंग मैथ्स में आपकी यही स्ट्रेटजी होनी चाहिए, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है ना। तो इस टाइप से आप टाइम को डिवाइड करके रखें। मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से DI एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, तो इस पर आप इसका खासा ध्यान रखें, और मेंस को टारगेट करके ही आप क्या करते हैं, तैयारी करो। और मैंने नंबर सीरीज पे स्पेशल अटेंशन देने की ज़रूरत है, जो कि मैंने आपको बता दिया है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट मैथ सेक्शन, ठीक है। अब हम बात करते हैं अपने रीजनिंग सेक्शन की। पहले हम बात करते हैं रीजनिंग के बुक की। तो बुक में, रीजनिंग के बुक में आपको कुछ आप ज़्यादा मत करो, हाँ। आपने जो मैथ्स के लिए जो बुक ली है ना, BSc PO प्रीवियस ईयर, तो उसमें रीजनिंग का भी सेक्शन रहता है, आप डायरेक्टली वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो। तो रीजनिंग के लिए कोई बुक लेने की ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से, दैट इज़ वो प्रीवियस ईयर से आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। हाँ, एक बुक आप ले सकते हो, पजल मेनिया एक बुक आती है। ये जो ओलिव बोर्ड के है ना, ओलिव बोर्ड जो आपका मॉक जो वगैरह लेते हैं, है ना, वो ये बुक निकालते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी बुक है, तो आप इसे ले सकते हो। पजल मेनिया बुक जो है, सिर्फ मैं एक ही बुक सजेस्ट कर रहा हूँ, आप ये ले सकते हो। बट इसकी आई थिंक कॉस्ट कुछ ज़्यादा ही है, तो वो आपके ऊपर है ना। हालांकि अगर आपने प्रीवियस ईयर ले रखा और मॉक दोगे तो भी कवर हो जाएगा, लेकिन बुक्स है तो अच्छी बात है। और अगर आप स्किप कर दो तो कोई वो ऐसा नहीं कि आप बिना इस बुक के आप क्रैक कर ही नहीं सकते, ठीक है। वो प्रीवियस ईयर प्लस मॉक इज सफिशिएंट, लेकिन अगर आपके पास ये बुक है तो आपका जो है ये काफ़ी आपको हेल्प करेगा ये बुक। चलिए, अगर मैं टॉपिक्स की बात करूं, तो सबसे पहले देखते हैं सिलॉज। सबसे पहले रीजनिंग में अगर आपने कोई टॉपिक करना है तो वो क्या करना, सिलॉज, ठीक है। सिलॉज अगर आप पे आते हैं 3 क्वेश्चन, कितने, 3 क्वेश्चन, तो आपको उस पर कितना टाइम देना है, 1 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। देखिए, मैं प्रीवियस ईयर, देखिए किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए प्रीवियस ईयर का लगाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब आप तैयारी कर रहे हो, आप किसी टॉपिक को आपने कितना समझा है ना, जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को लगा रहे हो और जब वो सॉल्व होता है तो आप में कॉन्फिडेंस जगता है। तो प्रीवियस ईयर तो क्या है कि बेंचमार्क है, मतलब कि वो तो आपसे होना ही चाहिए। तो और प्रीवियस ईयर के आप जब लगाते हो तो आप बहुत कुछ सीखते हो, है ना। और समटाइम्स क्या क्वेश्चंस रिपीट भी होते हैं ना, मतलब कि कॉन्सेप्ट तो वही रहता है, सिर्फ डिजिट वगैरह चेंज रहता है। और देखिए,
अच्छा, आप जब प्रीवियस ईयर आप खरीदोगे तो आप देखना उसमें सिर्फ लास्ट के 5 साल लगाना, जो मैंने बोला ना बैंक पीओ प्रीवियस बीएससी वाली प्रीवियस ईयर की, तो सिर्फ लास्ट के 5 साल लगाना। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बैंकिंग का जो एग्ज़ाम होता है वो डायनेमिक इन नेचर होता है। ये बहुत जल्द अपना वो ना वो क्वेश्चन पूछने का वो पैटर्न वो चेंज कर देते हैं, है ना। तो सिलॉज में पहले क्या आता था, बहुत ही सिंपल सिलॉज आता था, लेकिन फिर उन्होंने कर दिया रिवर्स सिलॉज। अब वो सिलॉज में भी बहुत सारी चीज़ों को कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं। तो बैंकिंग का जो एग्ज़ाम है वो डायनेमिक इन नेचर है। तो जो 5 साल के जो पहले वाली चीज़ें हैं ना वो मोस्टली ऑब्सोलीट हो चुकी है। तो 5 साल ये पहले क्या आ रहा था बैंक में, आप वो छोड़ दें, आप सिर्फ लास्ट के 5 साल लगा लें, है ना। 2016 से लेकर 2015 से लेकर 2019 तक लगा लें, दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट। एक आपको एक आइडिया भी लग जाएगा। तो उसके 2015 से पहले क्या आ रहा था बैंक में वो लगाने की मेरे हिसाब से कोई ज़रूरत है नहीं, ठीक है। तो आप सबसे पहले सिलॉज करें। अगर 3 क्वेश्चन आता है तो आपको इस पर 1 मिनट देना, उससे ज़्यादा नहीं देना, ठीक है। फिर आप उठा लो इनइक्वालिटी। अगर इस पर भी 3 क्वेश्चन आता है तो आपको आधा मिनट, मतलब क्या 30 सेकेंड, इससे ज़्यादा नहीं देना। अगर आप इससे ज़्यादा दे रहे हो मतलब क्या, आप प्रॉब्लम में पड़ जाओगे। तीसरा क्या है हमारा, चाइनीज़ कोडिंग डिकोडिंग। ये आपका गुच्छे में आता है ना। तो ये आपका आता है 5 क्वेश्चन, कुछ लिखा रहेगा 4-5 लाइन का, और उस पर 5 क्वेश्चन दिए रहते हैं। अगर ये 5 क्वेश्चन का आ रहा है तो आप इसमें 2 मिनट रख लो, ठीक है। और ये इजी होता है। चौथा आपको जो रखना है वो रख लो डायरेक्शन सेंस। इस पर मैं क्या टाइम अलॉट करूँ, इसमें 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं तो ये बहुत ईजी होता है, तो इसमें कोई टाइम अलॉट करने की जरूरत है नहीं। ये एक क्वेश्चन को 5-10 सेकंड में आप कर लो, वो है ना डायरेक्शन सेंस। फिर हम कर लेंगे क्या, लेकिन ये सारे टॉपिक्स इजी हैं, इन सब पे पहले बिल्कुल पकड़ बनाओ, ठीक है। क्योंकि ये सब ऐसे सेक्शन हैं जो आपको आउट ऑफ आउट स्कोर कर सकते हो, ठीक है। फिर आप ले लो ब्लड रिलेशन, भी बड़ा ही सिंपल सा। देखो अब जो आप अगर मेंस में ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन आते हैं तो वो कॉम्प्लिकेट कर देते हैं चीज़ों को, लेकिन प्रीलिम्स में क्या होता है, इजी होता है। लेकिन मैंने पहले ही बोल रखा है आप तैयारी मेंस के हिसाब से ही करो ताकि प्रीलिम्स निकालने में आपको ज़रा भी दिक्कत ना आए। तो हमने ये कर लिया, ब्लड रिलेशन कर लिया। छठा जो आप कर लोगे आता ना अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़, वो कर लेना आप, अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ ये आपने कर लेना है, ठीक है। अब ये इससे एक दो क्वेश्चन आते हैं, इस टाइप के आते हैं, तो इसमें कोई मैंने टाइम वो बता नहीं रहा ना, ये बहुत ही सिंपल से होते हैं, आप इसको बड़े आराम से कर सकते हो। तो कहने का मतलब हमारा ये है कि कितना हो गया हमारा 1, 1.5, 3.5 है ना, 3.5 मिनट, और आपका हो गया। हाँ, नेक्स्ट ये जो सबसे इरिटेटिंग पार्ट है वो हमारा क्या है, पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट। अब देखिए यही पजल बैंकिंग एग्ज़ाम है ना, कुछ किस्मत वाली भी बात होती है। अगर सपोज को आपने इसके पहले, मेरा एक स्टूडेंट था, वो पजल में बहुत अच्छा था, मतलब कोई पजल दो वो बहुत ही कम टाइम में वो क्रैक कर लेता था, लेकिन उसकी किस्मत ख़राब रही। वो पिछली बार जब वो जेके बैंक पीओ का उसने एग्ज़ाम दिया तो उससे एग्ज़ाम में वो पजल क्रैक ही नहीं हो पाया, है ना। तो ये थोड़ा लक फैक्टर काम करता है कि कभी कभी आप चीज़ों को ना वो माइंड में वो चीज़ क्लिक नहीं कर पाता और आपसे निकल नहीं पाता है। तो ये सब क्या है, ये सब डिपेंडेबल है, ये आपको कभी भी आपको धोखा नहीं देगा। लेकिन ये जो है ना, अगर आपकी किस्मत ख़राब रही तो वो आपने एक सिंपल सा चीज़ स्किप कर दिया या आपके दिमाग में वो चीज़ें क्लिक नहीं की और ये आपको अपने आप में उलझा सा लेगा। तो सबसे पहले जो आपको अटैम्प्ट करना है वो इन पे अटैम्प्ट करना है, ठीक है। तो ये हमारा बताओ 1.5 साढ़े 3 मिनट, तो आप बाकी के लिए भी रख लो, क्या रख लो आप 1.5 मिनट और रख लो, है ना, तो 5 मिनट, ठीक है। तो पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट के लिए आपको रखना है कम से कम 15 मिनट,
और ये मैं मान के चल रहा हूँ कि इसके बाद जो तो और कुछ बचता नहीं है ना हमारा। 5 क्वेश्चन यहाँ, 5 3 8 3 11, 11 5 16 और भी रख लो, है ना। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि जो आप है पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट पे 10 से 15 मिनट आपको आप मान के चलो। देखो अगर आप यहीं पे ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दोगे तो जहाँ पे आपको टाइम की ज़रूरत है पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट में, वहाँ पे आपका टाइम बचेगा ही नहीं। तो हम इन सेक्शंस में टाइम को बचाएंगे और उस टाइम को हम यहाँ पे लगाएंगे, क्योंकि पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट में आपको टाइम की ज़रूरत पड़ेगी। अगर सपोज करो ऐसा होता है एग्जाम में ना कि आपके पास टाइम केवल 5 मिनट है, आपके पास पजल आ गया, तो ये ह्यूमन नेचर होता है, हम प्रेशर में बिखर जाते हैं। तो आपसे जो अगर पजल वो सोल्व हो भी सकता था, लेकिन टेंशन की वजह से वो आपसे सोल्व नहीं हो पाएगा। तो पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट के लिए मेक श्योर कि आपके पास 10 से 15 मिनट रह रहे हों और उसके पहले आप ये सब कंप्लीट कर लो, ठीक है। तो अगर रीजनिंग में आपको रीजनिंग सेक्शन को आप वो टारगेट कर रहे हो तो मेक श्योर कि पहले आप इन सेक्शंस को हिट कर रहे हो और फिर पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट पे जा रहे हो। अब देखो ये सारे मैं करवाऊंगा तो मैं सब कुछ करवाऊंगा, है ना। धीरे धीरे हम लोग चीज़ों को करते चलेंगे, ठीक है। अभी तो नोटिफिकेशन आने में भी क्या है, टाइम हमारा है कि नहीं। तो ये जो हमारा पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट का, ठीक है, अगेन ऐसा कोई टीचर नहीं है दुनिया में जो आपको इसमें अगर वो कोई बोलता है कि मैं आपको पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट में मास्टर बना दूंगा, तो वो आपको बेवकूफ़ बना रहा है, ठीक है। दुनिया में ऐसा कोई टीचर नहीं जो आपको इसमें एक्सपर्ट बना सकता है। वाट ए टीचर कैन डू, ही जस्ट कैन, वो आपको सिर्फ एक अप्रोच दे सकता है कि आप ये अप्रोच रखो पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस के लिए, है ना। पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट में अगर कोई आपको मास्टर बना सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ आप और कोई नहीं। और आपको करना क्या है, इंटेंस प्रैक्टिस, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। आप एटलीस्ट कम से कम वहाँ पे नंबर सीरीज मैथ में और यहाँ पे आपका कम से कम एक दिन में आपको 2 से 3 पजल तो लगाने ही चाहिए। हाँ, हम सारे वैरायटी के पजल्स करवा के, सारे वैरायटी एंड सिटिंग अरेंजमेंट्स के को कवर करके हम आपको एक अप्रोच दे सकते हैं कि कैसे पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस को अप्रोच किया जाता है। बस टीचर की एक यही वो होती है कि वो सिर्फ आपको ये बतला सकता है, हाँ बेटा ये आपका जो है ये इतने इतने पार्ट्स हैं, ये इतने डिफरेंट टाइप्स के पजल्स होते हैं, सिटिंग अरेंजमेंट होते हैं, सब पे एक 2 क्वेश्चन करवा देगा वो, है ना। लेकिन अप्रोच, एक सही अप्रोच का होना भी ज़रूरी है। आप कुछ लोग क्या होता है पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट के नाम से डरते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि अगर आपकी अप्रोच सही है तो आप पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस को भी बड़े आराम से कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। और अगर मैं प्रीलिम्स की बात करूं तो ये इजी आता है, क्लर्क में तो इजी आता ही आता है। उसमें कोई क्लर्क का जो पजल एंड सिटिंग होता है वो बिल्कुल इजी होता है, उसमें कोई टफनेस नहीं होती है। पीओ के जो होते हैं प्रीलिम्स में ये भी क्या होता है, ओके होता है। लेकिन जब आप मेन्स में दोगे ना तो ये पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट आपकी जान ले लेगा। जो फैक्ट है सो फैक्ट है। तो इसके लिए 2-3 पजल तो आपको डेली प्रैक्टिस करनी ही करनी है, इसके बिना कोई उपाय नहीं, विथ राइट अप्रोच, ठीक है। तो ये आप डे 1 से स्टार्ट कर सकते हो। ये आप सपोज करो आपने जेके बैंक का वो प्रिपरेशन स्टार्ट करा, आप स्टार्टिंग से ही पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट करना स्टार्ट कर दो, है ना। जैसे मैं आपको मैंने बुक बता ही दिया है, आप बीएससी पब्लिकेशन की पीओ प्रीवियस ईयर की आप पलटोगे तो उसमें रीजनिंग में आप जाओ, रीजनिंग सेक्शन में, है ना, और वहाँ से देखो कि अच्छा ये पजल आ रखा है, मैं इसको क्रैक करने की कोशिश करता हूँ। एक बुक मैंने आपको यही बता दी है, पजल मेनिया, है ना, आप वहाँ से भी प्रैक्टिस कर सकते हो। फिर मैं भी आपको करवाऊँगा, है ना, मैं आपको एक अप्रोच कुछ देने की कोशिश करूँगा कि पजल में हम कैसे अप्रोच रखते हैं, और है ना। तो पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट जब तक आप इंटेंस प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक बात नहीं बनेगी। हाँ, बट ये है कि मैं आपको एक बहुत ही बेहतरीन अप्रोच दूंगा कि कैसे पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस को अप्रोच किया जाता है। जब आप उस अप्रोच के साथ आप करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और क्वेश्चन डेफिनेटली जल्दी निकलेंगे, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। ये ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड है ना, ये हो गया, है ना। क्योंकि मैं इसी जो मैंने करवाया था उसी को फॉलो करते हुए मेरे 2-3 जो स्टूडेंट हैं उन्होंने एसबीआई भी निकाला हुआ, आईबीपीएस आरआरबी ने भी उसने निकाला है। मैं कोशिश करूँगा कि मैं उसको बुला के, है ना, मैं उनसे कुछ बातें करूं और आप लोगों के बीच वो वीडियोज़ है वो शेयर करूं कि उनकी क्या स्ट्रेटजी वगैरह थी, ठीक है। तो आप देखिएगा पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेंस पॉइंट ऑफ मेंस में इसके जब तक आपका ये सुपर स्ट्रांग नहीं है ना, आप भूल जाओ कि आपका ये एग्ज़ाम निकलने वाला है।
तो पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट पे स्पेशल अटेंशन पे कीजिए। डे 1 से 2 से 3 पजल डेली लगाइए। बुक्स बता रखी है मैंने आपको, प्रीवियस ईयर प्लस पजल मेनिया, या फिर नेट पे भी आपको बहुत सारे पजल्स मिल जाते हैं। और जब आप मॉक दोगे, प्रैक्टिस मॉक या ओली बोर्ड का, उस पर तो आपको बेहतरीन पजल्स मिलेंगे, तो वहाँ से आपको प्रैक्टिस हो सकती है, कोई वो नहीं है। तो आप, ये हमारी स्ट्रेटजी रहेगी। तो ये इट्स ऑल अबाउट रीजनिंग, ठीक है। बट हाँ, पजल और सिटिंग अरेंजमेंट में मैं कोशिश करूँगा कि मैं बहुत जल्दी इस पर 1-2 वीडियो बना दूँ, ताकि आप लोग जब प्रैक्टिस स्टार्ट करो ना पजल्स की, तो वो उसी अप्रोच के साथ करो, है ना, ताकि एक अच्छे अप्रोच का होना बहुत ज़रूरी है। तो जो मैं अप्रोच देना चाहता हूँ, मैं आपको अप्रोच दे दूँ, और फिर आप अपना प्रैक्टिस आप उस पर स्टार्ट कर सकते हो। तो पहले वो अप्रोच आप लोग को आनी चाहिए। तो जिन लोग को आती है वो प्रैक्टिस अपना स्टार्ट करें, है ना, कर ही रहे होंगे। और जिन लोगों को नहीं आता है, वेट फॉर माई वीडियो, आई विल गिव द अप्रोच कि किस अप्रोच के साथ पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन को करते हैं। आप फील करोगे कि वाकई में इस अप्रोच से पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट पे पार पाया जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट रीजनिंग सेक्शन। अब बात करते हैं इंग्लिश सेक्शन की। इंग्लिश सेक्शन की, ठीक है। ये एक ऐसा सेक्शन है जिसमें बहुत लोग का हाथ क्या होता है, तंग होता है। इसमें आप दिमाग कम दिल ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, और ये हमें पता है कि जहाँ पे दिमाग की जगह दिल का इस्तेमाल होता है, वहाँ चीज़ें अक्सर क्या हो जाती हैं, गलत हो जाती हैं, है कि नहीं। तो ये एक इंग्लिश में है, तो ये सबके लिए क्या एक हेडेक है। अब जो लोग इंग्लिश मीडियम से हैं, डेफिनेटली उनके लिए क्या है, एक अपर एज है ना, उनकी डेफिनेटली उनकी इंग्लिश क्या होती है, थोड़ी स्ट्रांग होती है। ऐसे तो मैं, जहाँ तक मैंने ऑब्जर्व करा है, JNK के बच्चों के इंग्लिश क्या होती है, अच्छी होती है। क्योंकि मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं जिनसे मैं मिला हूँ, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा वो यही रहा है कि JNK वालों की इंग्लिश अच्छी होती है। चलिए अब मैं बताता हूँ कि इंग्लिश के सेक्शन को कैसे टैकल किया जाए, ठीक है। चलिए देखिए, इंग्लिश के सेक्शन को मैं 3 पार्ट में बांटता हूँ। ग्रामर, दूसरा आपका वोकैब, और तीसरा रीडिंग एबिलिटी, कॉम्प्रिहेंशन इसको आप कह लो, ठीक है। ये हमारा हो गया। देखिए, ग्रामर के लिए आपके पास, अगर आपके पास ये 2-3 किताबें हैं तो आप ग्रामर को आप समझ सकते हो। देखिए, स्पेशली जब मैं जो मेरा जो अनुभव रहा है ना बैंक एग्ज़ाम के साथ, इसमें ग्रामर का रोल उतना नहीं है, क्योंकि हार्डली वो 4-5 क्वेश्चन आते हैं एरर पकड़ने के लिए और वो करने के लिए, तो आप उसमें कुछ खास कर नहीं पाते हो। इवन आपने ग्रामर बहुत अच्छा से पढ़ रखा है, तो उसमें वो आप कुछ ऐसा नहीं कि आप 5 में 3, आप में 4 कर ले जाओगे, है ना। तो ग्रामर का मेरे हिसाब से आपको उतनी तवज्जो नहीं देनी चाहिए ग्रामर को। आप इसकी जगह आप इन दोनों पे दो तो ज़्यादा अच्छा है। आप इन दोनों पे ज़्यादा करोगे तो ज़्यादा अच्छा है। हालांकि फिर भी अगर कोई लड़का अगर ग्रामर पे अच्छा कमांड करना चाहता है, तो मैं आपको पहले बुक्स का नाम बताता हूँ। पहला एक आप ले लो SP बख्शी, अरिहंत पब्लिकेशन की आती है, ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश, बहुत अच्छी बुक है। दूसरी आप ले लो ए मिरर ऑफ कॉमन एरर्स बाई अशोक कुमार सिंह। और एक तीसरी ले लो प्लिंथ टू पैरामाउंट बाई नीतू सिंह वॉल्यूम 1, है ना। एक एस्पेरेंट जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है ना, तो उसके पास ये 3 बुक तो होनी ही चाहिए, है ना। ये बेसिक है। तो ग्रामर की ये 3 बुक क्या है, बहुत अच्छी बुक है। तीनों बुक जो आपस में, ये तीनों ही बुक ज़बरदस्त बुक है ना। तो अगर आप ये तीनों बुक रखते हैं तो आप ग्रामर पे आपका काफ़ी अच्छा कमांड आ जाएगा, है ना।
देखिए आपको इसमें करना क्या होता है, आपको इसे कैसे पढ़ना होता है, आपको इन बुक को कैसे पढ़ना होता है मैं आपको ये भी बता दे रहा हूँ। आपने क्या करना है, सब कुछ कीजिए, आपने उठाया सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एक टॉपिक है, आपने वो उठाया। ये सबसे पहले आप ये कर लो, नीतू सिंह वाली बुक से आप पढ़ लो। नीतू सिंह वाली बुक से आपने रूल्स वगैरह पढ़ लिया, ठीक है। अभी क्या है, अभी आप उस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस मत करो। नीतू सिंह पे आपने पढ़ लिया, रूल्स पढ़ लिया, ठीक है। दूसरा, फिर आप आ जाओ ए मिरर ऑफ कॉमन एरर्स, इससे भी आप रूल्स पढ़ लो, ठीक है। क्या पढ़ लो, रूल्स पढ़ लो, प्रैक्टिस भी नहीं करनी क्वेश्चंस की। फिर इसी टॉपिक को इससे पढ़ लो, एसपी बख्शी से पढ़ लो, ठीक है। अब उसके बाद जब आपने तीनों बुक से इस टॉपिक के रूल्स पढ़ लिए, अब आप क्वेश्चंस करना स्टार्ट करो। तो स्टार्ट विथ नितिन सिंह, क्योंकि इसमें हर एक टॉपिक के बाद क्वेश्चंस के जो कलेक्शन है ना वो अच्छे हैं। बेसिकली वो सारे क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर से उठाए हुए हैं। तो अगर आप इस बुक से पहले प्रैक्टिस करते हो तो आपकी ग्रिप अच्छी बन जाएगी। सिमिलरली इस बुक की खासियत ये है कि इसमें एक्सप्लेनेशन बहुत ही ज़बरदस्त है। एक्सप्लेनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपका आंसर का जो एक्सप्लेनेशन है ना वो आपको बहुत कुछ सिखाएगा। और ये भी क्या है, मोस्टली प्रीवियस ईयर का ही क्या है, कलेक्शन है। तो पहले नीतू सिंह, पहले रूल्स पढ़ लिया आपने नीतू सिंह से, फिर पढ़ लिया ए मिरर ऑफ कॉमन एरर्स से, फिर आपने पढ़ लिया एसपी बख्शी से। अब इस टॉपिक के क्वेश्चन पहले लगाने हैं नीतू सिंह से, फिर लगाने हैं ए मिरर ऑफ कॉमन एरर्स से, और फिर आपने लगा लेना है क्या, एसपी बख्शी से। तो इस तरीके से आपका जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो टॉपिक है वो बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो ये ग्रामर के लिए 3 बुक और यही हमारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो इस टाइप से जितने पार्ट हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आपका हो गया, आपके कंजंक्शन हो गया, प्रीपोजिशन हो गया, तो इसी टाइप से आपको यही स्ट्रेटजी रखनी है हर एक टॉपिक के लिए। तो इस तरीके से आपका ग्रामर पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अगेन जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है वो यही रहा है कि बैंक एग्जाम्स में ग्रामर का इतना कोई खास रोल नहीं होता है ना, ठीक है। फिर भी अगर आप ग्रामर को स्ट्रॉन्ग करना चाहें तो ये 3 बुक के आपस में बेहतरीन बुक है। अब मैं दूसरा मैं जो बात करूं, अब मैं दूसरे और तीसरे की इकट्ठे बात करता हूं। वो क्या है हमारा, देखिए वो कैब। तो पहले मैं इसमें एक बुक आपको बता देता हूं, एक बुक आपको बता दे रहा हूं। वो कैब के लिए बहुत ही प्यारी बुक है, जी.आर.ई. बैरन, ठीक है। इसमें एक ये पूरी बुक लेने की ज़रूरत नहीं है, इस बुक से सिर्फ आप ये पार्ट ले लें, मास्टर वोकैबुलरी। इसमें 3500 वर्ड मीनिंग्स हैं, इसमें 3500 वर्ड मीनिंग है, ठीक है। आप देखोगे मोस्ट ऑफ द एग्ज़ाम्स में जो वर्ड्स आते हैं ना वो यहीं से आए रहते हैं। मोस्ट ऑफ द एग्ज़ाम में जो वर्ड्स आते हैं वो यहीं से आ रखे होते हैं। तो अगर इस मास्टर वोकैब में को अगर आपने इस मास्टर वोकैब पे अगर आपने कमांड कर लिया सही से, तो क्या है, बहुत ही ये आपके लिए ज़बरदस्त चीज़ है। तो ये आप ग्रामर कंपेयर में आप यहाँ पे ज़्यादा टाइम वो करें तो मेरे हिसाब से ज़्यादा वो बेटर है। बुक का नाम है जी.आर.ई. बैरन। ये पूरी बुक नहीं लेनी है आपको, सिर्फ मास्टर वोकैब है ना, मास्टर वोकैब इसमें कि 3500 वर्ड होते हैं, आप वहाँ से उसका जेरोक्स ले लो तो वो क्या है, वो सफिशिएंट। ये बहुत ही प्यारी ज़बरदस्त बुक है। आप देखोगे आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो भी वोकैब आते हैं वो यहीं से उठाए रहते हैं। समटाइम्स ऐसा होगा ना कि जो उसके ऑप्शन भी होते हैं वो ऑप्शन भी इस वर्ड का जो एक्सप्लेनेशन होता है ना, उस बुक में जो एक्सप्लेनेशन दे रखा होता है उसी से वर्ड्स उसी से ऑप्शन भी लिए होते हैं। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त बुक है। तो ये जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से तैयारी कर रहे हैं उनके पास ये तो बुक होनी चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं वर्ड पावर मेड इजी, ये बुक भी बहुत अच्छी है, नो डाउट बुक बहुत अच्छी है। वर्ड पावर मेड इजी, ये नॉर्मन लुइस की बुक आती है, वर्ड पावर मेड इजी, ये भी बहुत ही प्यारी बुक है। लेकिन तो आप इसे रख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं, ये तो बुक बहुत सस्ती भी आती है ना। वर्ड पावर मेड इजी और ये दोनों वर्ड के, ये दोनों क्या वोकैब के लिए बेस्ट है। ये तो बहुत ही ज़बरदस्त है क्योंकि जो वोकैब्स आते हैं वो मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स में यहीं से आते हैं। तो इस पर आप ट्राई करो कमांड करने की। और दूसरी बात है ना, जब आप वोकैब आप रट्टा मारो ना तो एम निमोनिक्स के साथ आप रट्टा मारो, एम निमोनिक्स के साथ आप रट्टा मारो। सपोज करो एम निमोनिक्स होता है क्या, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। देखिए मान लीजिए एक वर्ड है क्या, कजोल,
क्या है वर्ड? कज़ोल, CAJOLE, कज़ोल। कज़ोल का मतलब क्या होता है? मस्का लगाना। क्या होता है? मस्का लगाना। ठीक है, अगर आप ये वर्ड आपने इस वर्ड को आपने यूँ आपने रट्टा मार लिया, कज़ोल मीन्स क्या? मस्का लगाना, तो आफ्टर सम डेज ये आपके दिमाग से निकल जाएगा। लेकिन अगर आपने एम निमोनिक्स के ज़रिए अगर आपने इस वर्ड को याद करा ना, तो वो जो है मोस्टली आपके दिमाग से बहुत जल्दी नहीं निकलता है। एटलीस्ट आपके एग्जाम तक तो ये आपके दिमाग में रहेगा ही रहेगा। तो सपोज करो मैंने इस वर्ड का मैंने एम निमोनिक्स बना लिया। काजोल एक एक्ट्रेस है, सबको मालूम है, तो मैंने एम निमोनिक बनाया। काजोल टीवी पे आके आपको कज़ोल करती है ना? कज़ोल क्या कहते हैं? कज़ोल का मतलब क्या होता है? मस्का लगाना। मैंने एम निमोनिक बना लिया, ठीक है, कि काजोल टीवी पे आके आपको कज़ोल करती है, मतलब आपको मस्का लगाती है ना? आप समझिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ ना, भावनाओं को समझो। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आपने एक और वर्ड ले लो, बहुत सारे वर्ड हैं यार। एक वर्ड होता है आपका क्या? पैरानोया। तो आपने देखा ना, एक पैरानोया मतलब क्या होता है? भय होता है ना, डर होता है। ठीक है, तो एक इसका एम निमोनिक मैंने बना लिया। फिल्मों में प्राण एक विलन थे, है ना, बहुत ही उम्दा कलाकार थे, है ना, लेकिन फिल्मों में जब वो एज ए विलन आते थे तो उसका एक अलग ही मज़ा आता था, है ना। तो आप यहाँ से आप एम निमोनिक बना सकते हो कि प्राण का फिल्मों में बड़ा पैरानोया है। प्राण का फिल्मों में बड़ा ही पैरानोया है। तो इस तरीके से आप चीज़ों का वो करोगे ना, तो क्या कहते हैं, जो वर्ड्स वोकैब्स होते हैं वो दिमाग में चिपक जाते हैं। चलो एक और मैं कर देता हूँ, पैकीडोम। क्या होता है हमारा? पैकीडोम। ठीक है, एक वर्ड है पैकीडोम। पैकीडोम मतलब क्या होता है ना? मोटी चमड़ी का जानवर, है ना, मोटी चमड़ी का जानवर, उसको क्या बोलते हैं? पैकीडोम। क्या होता है? पैकीडोम। तो अगर आपने पैकीडोम वोकैब को आपने यूं रट्टा मार लिया, मोटी चमड़ी का जानवर, तो ये कुछ दिन के बाद ये आपके दिमाग से निकल जाएगा। लेकिन सपोज करो अगर आपने एम निमोनिक बना लिया, इसका मैंने यूँ बनाया है, अगर बनाना है ड्रम तो आपको चाहिए पैकी ड्रम। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप वोकैब को एम निमोनिक के साथ आप याद करोगे तो दिमाग में क्या हो जाएगा? वो बिल्कुल चिपक जाएगा, है ना। तो वोकैब आपको ये सेशन ये रहेगी, वोकैब जो है आप एम निमोनिक के साथ याद किया करो। ठीक है, एक तो इस बुक से तो आप वोकैब रट्टा मारोगे। अब जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है क्या हमारा? रीडिंग न्यूज़पेपर। आप दो पेपर में से कोई एक पेपर आप चूज़ कर सकते हो, या आपके ऊपर है। एक तो इंडियन एक्सप्रेस या द हिंदू। आप न्यूज़पेपर के साथ, और ये कुछ लोग क्या करते हैं ना, देखो आजकल का टाइम यूट्यूब का है, बट अगेन अगर आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है तो आप बिल्कुल पेपर खरीदो और घर पे बैठ के तसल्ली साथ पढ़ो। कुछ लोग करते हैं कि यूट्यूब पे आते हैं और वो आपको न्यूज़पेपर का रीडिंग बनवा देंगे, बट उससे कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है। आपको खुद इस पेपर से रूबरू होना पड़ेगा। आप एटलीस्ट आप निकालो 1 घंटा निकालो आप न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए। अब कुछ लोग क्या होता है, न्यूज़पेपर खोलते हैं और उसी में वो 2-3 घंटा लगा देते हैं। नहीं, मेरे हिसाब से 1 घंटा काफ़ी है न्यूज़पेपर पे देने के लिए, है ना। अब जब आप न्यूज़पेपर को पढ़ो, अच्छा इसमें भी जो है एडिटोरियल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आपको एडिटोरियल क्या करना है? आपको पढ़ना है। ठीक है, द हिंदू के एडिटोरियल। समटाइम्स क्या होता है, आपके एग्ज़ाम में इसी पेपर से उठा के वो हुबहू डाल देते हैं। तो अगर आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हो और सपोज कोई ऐसा एडिटोरियल आ गया जो आपने पढ़ रखा है, तो ये कितना हेल्पफुल होगा आपके लिए, है कि नहीं। तो इस लिहाज से भी द हिंदू जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो कोई एक पेपर पकड़ो, इंडियन एक्सप्रेस या द हिंदू, और इसे रीडिंग दो। अगेन द हिंदू में जो बहुत सारी बकवास चीज़ें होती हैं, है ना, वो नहीं पढ़ना है। जो आपके लाइक इंटरनेशनल न्यूज़ में क्या हो रहा है, लाइक अभी कोरोना पे चल रहा है, उसमें क्या हो रहा है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट एडिटोरियल आपने पढ़ना है। ठीक है, फिर कुछ फिनेंशियल न्यूज़ हो गया वो देख लिया, हेडलाइंस देख लिया ना। अब स्पोर्ट्स वगैरह पढ़ के उतना क्या करोगे, है ना। तो सब जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो आप उस पर ध्यान देना।
एडिटोरियल तो पढ़ना ही पढ़ना है आप, और फिर आप उसमें वोकैब नोट करो, आप वो करते जाओ, आप देखोगे। अच्छा, दूसरी बात क्या है ना, इंग्लिश एक ऐसा सेक्शन है जिसपे कि आप सोचोगे कि 1 महीने में, 10 दिन में, 15 दिन में आ जाएगा इंप्रूवमेंट, नहीं आएगा। यू हैव टू बी पेशेंट, है ना। और ये सिलसिला आप जारी रखो अगले 2-3 महीने के लिए, तो आप देखोगे 1 महीने के बाद से देखोगे कि आप में एक रिमार्केबल इंप्रूवमेंट आनी शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर आपने स्टार्ट करा और फ्रस्ट्रेट हो गए कि यार इसमें तो कुछ इंप्रूवमेंट आ ही नहीं रही है, अगेन गिव अप नहीं करना है। गिव अप कर दोगे तो काम गड़बड़ हो जाएगा, है ना। तो आप देखोगे ना कि एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद जो वोकैब्स आएंगे ना आपके न्यूज़पेपर में, वो रिपीट होने लगते हैं। फिर आपको ज़्यादा वोकैब, आपको स्टार्टिंग के 1 मंथ में बहुत ज़्यादा वोकैब लिखने को मिल जाएंगे, उसके बाद थोड़े कम होंगे, फिर कम होंगे। तो ये एक 3-4 महीने के बाद आप देखोगे कि आपके पास एक वोकैब का एक अच्छा स्टॉक भी बन गया है, और साथ ही साथ आपकी जो रीडिंग एबिलिटी है ना, चीज़ों को समझने की, इंग्लिश पढ़ने की, वो उसका भी तजुर्बा क्या होगा, बढ़ जाएगा आपका। तो जब, और ये आपको काम देगा जब आप कंप्रीहेंशन करोगे, है ना, या फिर सेंटेंस अरेंजमेंट करोगे, वहाँ पे आपको ये चीज़ें बहुत काम देने वाली है। तो मैं तो बोलूँगा वोकैब और न्यूज़पेपर पे आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दें। अब चलो 1 घंटा से आप, अगर आप टाइम निकाल पाते हो तो 2 घंटा कर दो, है ना। लेकिन न्यूज़पेपर के साथ आपको खेलना, न्यूज़पेपर के साथ कम से कम 1 घंटा तो आपको, मिनिमम 1 घंटा, मैक्सिमम 2 घंटा, है ना, इससे ज़्यादा नहीं। तो अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो इससे आपको ना सिर्फ आपका वोकैब स्ट्रॉन्ग होगा, साथ ही साथ आपकी कंप्रीहेंशन को, जो एग्ज़ाम्स में आते हैं, उसको जल्दी से जल्दी सोल्व करने में की भी आप में एबिलिटी आएगी। तो ग्रामर पार्ट मैंने बता दिया, वोकैब के लिए मैंने बुक बता दिया, और यहाँ से वोकैब हो जाएगा। और रीडिंग एबिलिटी का सिर्फ और सिर्फ इकलौता इलाज है न्यूज़पेपर। तो न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना मैंने आपको बता दिया। और जो प्रीवियस ईयर आप खरीदोगे बैंक पी वाली, उसमें आप इंग्लिश सेक्शन आप ट्राई कर सकते हो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आप वहाँ ट्राई करो, है ना। सेंटेंस वगैरह अरेंज करने की कोशिश करो, तो आपकी धीरे धीरे क्या होगी, प्रैक्टिस बन जाएगी। और अगेन जब आप मॉक दोगे तो वहाँ से ये चीज़ें क्या होगी, काफ़ी इंप्रूव होगी। तो इस तरीके से मैंने तीनों सेक्शन का मैंने आपको बता दिया कि आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए। तो प्रीलिम्स की भी यही अप्रोच रहेगी, और मेंस की भी हमारी, मैंने बता उसमें डिस्कस कर ही दिया। इंग्लिश, अब बताओ इंग्लिश के प्रीलिम्स और मेंस में क्या वो कुछ नहीं है ना। तो आपको ये 3 पार्ट पे काम करना है। मैथ्स में क्या था आपका, सिर्फ एक DI एक्स्ट्रा आता है मेंस में, और रीजनिंग में मेंस में क्या होता है आपका, वो होता है। और बाकी जो सेक्शन है जनरल, जो मेंस का मैं बात करूँ, जनरल बैंकिंग अवेयरनेस प्लस करंट अफेयर, एक यही होता है ना एक्स्ट्रा। अच्छा, दूसरी बात क्या होता है, आपके सिलेबस में लिखा है रीजनिंग एंड कंप्यूटर। तो मेरे हिसाब से रीजनिंग के साथ कंप्यूटर तो मर्ज नहीं करते हैं जनरली, लेकिन फिर भी टू बी ऑन द सेफर साइड आप कंप्यूटर करके जाओ, ठीक है। क्योंकि आपके सिलेबस में दे रखा है कि कोई यूट्यूब पे आए और ये ज्ञान दे के जाए कि ये नहीं आएगा, मैं भी मानता हूँ कि नहीं आएगा, लेकिन जब आपके सिलेबस में दे रखा है तो वो पूछ भी सकते हैं, ठीक है। तो क्या जाता है कि आप कंप्यूटर कर भी लो तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो बैंकिंग अवेयरनेस प्लस कंप्यूटर का जो है ये मैं कहीं बता दूंगा, है ना। ये मैं मेंस के बाद, चाहे प्रीलिम्स, ये हम लोग कभी बाद में देख लेंगे ना, ये भी रहने दो ना। बैंकिंग अवेयरनेस चलो मैं बता ही देता हूँ थोड़ा बहुत। कंप्यूटर का हम लोग देख लेंगे बाद में, अभी देख लेते हैं बैंकिंग अवेयरनेस का। देखिए इसमें क्या है, आपको एक तो आती है जीके टुडे। क्या आती है, जीके टुडे। ये आप इसका फ्री वाला मत यूज़ करना, कुछ पैसे खर्च करो और इसका पेड वर्जन ले लेना, ठीक है। दूसरा आपका आता है अफेयर्स क्लाउड। ठीक है। देखिए करंट अफेयर एक रीजनिंग बैंक एग्जाम में बहुत अच्छा आता है, मतलब वो बिल्कुल डीप में जाके पूछते हैं। तो ये आप, अगर आपने इन दोनों को कर रखा है और प्लस मॉक दोगे तो आपका कवर हो जाएगा। बट ये दोनों मैगजीन क्या है, इसेंशियल है। ये दोनों मैगजीन क्या है, इसेंशियल है। और जो बैंकिंग अवेयरनेस है, अच्छा, और एक पार्ट इसमें ये भी है, ये तो आपका जो करंट अफेयर में जीके टुडे और अफेयर्स क्लाउड, इससे आपका काम हो जाएगा। लेकिन अगेन आई से कि एक बैंकिंग अवेयरनेस एक ऐसा सेक्शन है
जिस पे आप बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकते। आपको इतनी अच्छी प्रिपरेशन रखनी है कि इस सेक्शन में आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर पाओ, क्योंकि ये सेक्शन क्या स्कोरिंग है। अगर आपने यहाँ पे मार्क्स गवा दिया तो फिर समझ लो कि आप प्रॉब्लम में आ जाओगे। इस सेक्शन को तो अगर पूरे सेक्शन में सबसे स्ट्रांग सेक्शन जो होना चाहिए आपका ये होना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा सेक्शन है जो ये आपको आउट ऑफ आउट दे के जाएगा अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है। तो आप जब मेंस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो ध्यान आपको रखना है कि बैंकिंग अवेयरनेस और करंट अफेयर सेक्शन आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो। और करंट अफेयर आप जहाँ ये तो बिल्कुल आपको मैंने बताया ना, ये बेसिक रिक्वायरमेंट है, लेकिन इसके अलावा अगर कहीं से आपको कुछ मटेरियल मिल रहा तो आप लेते रहो। बट जीके टुडे और अफेयर्स क्लाउड ये तो आपको लगाना ही लगाना है। और जब आप ओली बोर्ड या प्रैक्टिस मॉक दोगे तो वहाँ से भी आपको करंट अफेयर वो मिलते रहेंगे, ठीक है। और मैं साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूँ, एक मैगजीन आती है, वो पर मंथ एक आदत डाल लो उस मैगजीन को खरीदने की। ये मैगजीन काफ़ी अच्छी मैगजीन है, आती है बीएससी क्रॉनिकल मैगजीन आती है। ये स्पेशली है बैंकिंग के लिए, है ना। बीएससी क्रॉनिकल मैगजीन आती है। ये मैगजीन अगर आप हर मंथ खरीद सकते हैं तो अच्छी बात है। इसमें कुछ 1-2 सेट दिए रहते हैं तो काफ़ी अच्छा है। ये मैगजीन ऐसे भी काफ़ी अच्छा है, तो आप बीएससी क्रॉनिकल मैगजीन खरीद सकते हो, है ना। तो करंट अफेयर के लिए ये तो सफिशिएंट है। ये मैगजीन मैंने आपको यूँ बता दिया, अगर आप ले सकते हो तो अच्छी बात है, क्योंकि ये मैगजीन काफ़ी अच्छी मैगजीन होती है। तो करंट अफेयर, इसके अलावा जहाँ से आपको करंट अफेयर मिल सकता है आप ले लो, क्योंकि है ना ये दो, लेकिन ये दो क्या है, बिल्कुल मैंडेटरी है, तो आपको करना ही करना है। और ये आपके ऊपर, आप अगर आप लेना चाहो तो पर मंथली मैगजीन के रूप में आप ये मैगजीन ले सकते हो, बीएससी क्रॉनिकल बैंक वाले। अच्छा, एक पार्ट आपका क्या है, फिर आप क्या करो, स्टैटिक जीके क्या है, स्टैटिक जीके ये बहुत ज़्यादा क्रूशल रोल प्ले करेगा, है ना। तो स्टैटिक जीके क्या होते हैं, लाइक ना कि थर्मल प्लांट कहाँ पे है, फलाना ये डैम कहाँ पे है, ये रिवर कहाँ पे है, ऐसे इन सब सारे पोर्शन क्या बोलते हैं, स्टैटिक जीके। तो स्टैटिक जीके पे भी आपको, मैंने क्या बोला, इस बैंकिंग अवेयरनेस पे तो और करंट अफेयर पे तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि ये सेक्शन है आपके मैथ्स और रीजनिंग से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन लोग इसको लाइट ले लेते हैं। मैं आपको पहले बोल रहा हूँ कि अगर आपने एग्ज़ाम क्लियर करना है, इस सेक्शन को सबसे ज़्यादा तवज्जो दो, क्योंकि यहाँ पे जो भी मार्क्स हैं वो आपके आउट ऑफ आउट हैं अगर आपने सही से कर रखा है तो एक ध्यान रखना, एक स्टैटिक जीके आपको ध्यान रखना है। और आपका नेक्स्ट आता है क्या, बैंकिंग अवेयरनेस। ये बैंकिंग अवेयरनेस मैं कोशिश करूँगा कि ये इसकी जो पीडीएफ है हमारे पास, है ना, 1-2 पीडीएफ है, वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँ, आप उसको डाउनलोड कर लो, आप वहाँ से कर लो तो क्या है, सफिशिएंट है। बाकी जब आप अफेयर्स क्लाउड या जीके टुडे का पढ़ोगे ना, करंट अफेयर्स, तो वहाँ पे वो स्टैटिक जीके वो दे रखे होते हैं। तो ये आपको एक आदत डालनी है कि हर मंथ का करंट अफेयर आप उसी मंथ कवर कर लो, उसको पाइलअप मत होने दो। कुछ लोग क्या करते हैं, एक उनकी हैबिट होती है कि वो जब एग्ज़ाम आता है तो कुछ निकालते हैं कैप्सूल, हाँ, कोई अड्डा कैप्सूल, पता नहीं क्या क्या कैप्सूल निकालते हैं वो, बट उन सब लफड़े में मत पड़ो। हर एक मंथ वाइज करंट अफेयर को पढ़ने की आदत डालो और उसको बिल्कुल करते चलो, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चीज़ों को पाइलअप मत होने दो, ठीक है। तो ये हमारा स्टैटिक जीके और ये हो गया हमारा ये। अगेन आई रिपीट, इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन। आपको अगर सिलेक्शन लेना है तो ये आपका सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्शन है, क्योंकि अगर आपने यहाँ से मार्क्स अगर नहीं ला पाए ना तो चीज़ें आपके लिए गंभीर हो जाएंगी। तो इस सेक्शन का खासा ख्याल रखें। लास्ट इसको करता हूँ, मैं बता देता हूँ। अगर कंप्यूटर करना चाहो तो स्टार्ट विथ लूसेंट की एक बहुत ही बेसिक बुक आती है, पहले वो कर लो, और उसके बाद 1-2 बुक होती है, उस बुक की डिस्क्रिप्शन, उसकी पीडीएफ की डिस्क्रिप्शन लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप उस बुक्स को डाउनलोड करके आप पढ़ लीजिए, ये आपका हो जाएगा। ये कोई बड़ी बात नहीं, ये बहुत ही ईजी सेक्शन है हमारा, ठीक है। तो बस इतना ही। तो इस तरीके से मैंने आपका हर एक सेक्शन क्या कर दिया, बता दिया कि हर एक सेक्शन की तैयारी आपको कैसी करनी है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। होपफुली आपको ये माइक्रो एनालिसिस पसंद आया होगा, और मैंने बताया भी काफ़ी अच्छा है मेरे हिसाब से, है ना। तो एज यूजुअल अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा हो, प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एज मच एज पॉसिबल, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन बटन।